अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज के आपका दिन का आगाज़ जो है वो भी बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। सुबह बड़ी अच्छी हुई होगी, खुशबाश होंगे, आप हंसते मुस्कुराते सुबह उठे हुए होंगे और मेरे ख्याल से हमें उठना भी ऐसे ही चाहिए। एक तो शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, दूसरा मुस्कुराते हुए उठना चाहिए ताकि हमारा आगाज़ ही अच्छा हो तो इख्तिताम भी अच्छा ही होता है। जब आप आगाज़ में ही मुस्कुराते हैं, खुशगवार मूड के साथ उठते हैं तो खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब बच्चों के हवाले से। ख़ास तौर पर आज हमने बात करनी है और वो भी कि आज बच्चों में ना यरकान बहुत ज़्यादा आज के कह लें कि दिनों में हो रहा है। आम तौर पर उस वक्त ज़ाहिर होता है बच्चों में ये चीज़ जब खून में बिलीरुबिन नामी एक केमिकल है जिसकी मिकदार बढ़ जाती है, जिससे जल्द और आँखों में पिलाहट पैदा होती है। अब नौज़ायदा बच्चों में ये अमूमन जिगर की नापुख्तगी या माँ और बच्चे के खून के फ़र्क के बायस होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें वायरल हेपेटाइटिस और जिगर की कमज़ोरी यरकान का सबब बनती है। जबकि इसकी अलामात में आपकी स्किन और आपकी आँखों का पीला पड़ जाना, यूरिन का गहरा रंग, कमज़ोरी होना, बेचैनी होना, दूध या जो खुराक है वो ना लेना इनमें शामिल होती है। अब बहुत से लोग जो है ना वो वो मेडिसिन की तरफ नहीं जाते हैं। वो कहते हैं जी घर में ऐसी चीज़ें हमें बताएं या हिकमत में ऐसी चीज़ें बताएं, जड़ी बूटियाँ ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हम घर में उसका इलाज कर सकें, हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं। तो आज हम जॉइंटिस का या यरकान का, पीले यरकान का जो इलाज है वो हिकमत में क्या है उस हवाले से बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हकीम साहब जॉइंटिस जो है ना बच्चों में, बिकॉज़ मेरे घर में 2 बच्चे हैं जिनको जॉइंटिस हुआ है, एक 5 साल का है, एक 6 साल का। तो जिनको जॉइंटिस हो गया तो उन जैसे और भी हमारे गली में और बच्चे तो उनको भी था, तो वी थॉट कि इसके ऊपर बात की जाए। बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो क्या वजह है कि ये ज़्यादा आजकल हो रही है? और अगर हो जाए जॉइंटिस बच्चों को तो फौरी तौर पर माँ बाप को या वालिदैन को या माँ को क्या करना चाहिए इसके हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जॉइंटिस होता क्यों है। जैसे आपने पहले ही बताया कि एक बिलीरुबिन मादा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में इकट्ठा हो जाए तो उसका हम यरकान कहते हैं, जॉइंटिस कहते हैं। हमारे जो सेल्स हैं RBCs, इनका आपकी नॉर्मल लाइफ होती है 120 डेज़। जब ये अपने नॉर्मल लाइफ को पूरा कर लेते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जब इनकी डिस्ट्रक्शंस होती है तो उस वक्त एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। और ये नॉर्मल हालत में जैसे 120 डेज़ में सेल्स आपके टूटे RBCs, ये बिलीरुबिन पैदा हुआ और आपका लिवर का फंक्शन ये था कि इसको डिटॉक्सिफाई करता और इसे बॉडी से खारिज करता रहता। ये प्रोसेस चलता रहता है और हमें जॉइंटिस की कोई अलामत नज़र नहीं आती क्योंकि नॉर्मल बिलीरुबिन पैदा हो रहा था, जिगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा था और वो एक्सक्रीट कर रहा था। सही है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जिगर के हमारे ब्लड के अपने सेल्स के अंदर कुछ जहरीला मादा आ जाता है, कुछ ऐसी हम ग़िज़ाएँ खा लेती हैं, कुछ ऐसी चीज़ खा ली दैट वाज पॉइजनस, और या कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिसका आफ्टर इफेक्ट हुआ और RBC बजाय 120 डेज़ के डिस्ट्रॉय होने के, डिस्ट्रक्शन के, वो शॉर्ट टाइम में डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई। नतीजा क्या निकला? बिलीरुबिन जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई। लीवर तो अपना फंक्शन नॉर्मल कर रहा था बट वो इतना ओवरलोड हो गया बिलीरुबिन को, उसको जिस्म से खारिज ना कर सका। इसको हम कहते हैं हेमोलाइटिक जॉइंटिस। हेमोलाइटिक जॉइंटिस यानी जहरीली अद्वियात, जहरीली ग़िज़ाएँ या माबाद असरात किसी भी मेडिसिन के, उसकी वजह से जॉइंटिस हो जाए। इसमें आपका लिवर बिल्कुल नॉर्मल होता है बट पॉइजन आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है और उसके लिए हम तिब में क्या करते हैं, उस जहर को जिस्म से खारिज करते हैं, ना कि लिवर के फंक्शन को नॉर्मल करते हैं। दैट इज़ अ नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ मौजूद है जी, वो है ये काली मिर्च 10 ग्राम, नौशादर आपने लेना है 20 ग्राम, सौंठ जिसे हम ड्राइड जिंजर कहते हैं ये 50 ग्राम और सना मक्की 80 ग्राम। ये चारों चीज़ें लेके इनका फाइन पाउडर करके चाय वाली आधी चम्मच बड़े लोगों के लिए, अगर छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन को 5 से 15 साल तक है तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 5 से
15 साल तक है, यानी उनके लिए आप इसके 1/4 टीस्पून करेंगे। टीस्पून, और जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनको हाफ टीस्पून दिन में 3 दफ़ा लेंगे और इसमें आप पानी से सिंपल लेंगे। तो इस तरह जो है वो ब्लड के अंदर से जो पॉइजनस आ रही थी, जहरीले मवाद आ रहा था, वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। आपके ब्लड के जो आरबीसी जो वक्त से पहले डिस्ट्रॉय करते हैं वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह आपका जॉइंटिस क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जॉइंटिस की दूसरी किस्म ये होता है कि आपका बिलीरुबिन तो नॉर्मल बन रहा था, ठीक है, उसी डिस्ट्रक्शन जो है वो जो आरबीसी 120 डेज पे डिस्ट्रक्ट हो रहे थे, टूट रहे थे, उनका बिलीरुबिन नॉर्मल बन रहा है, बट आपके लीवर के अपने सेल्स के अंदर सोजिश आ गई। हाँ। जब उनपे सोजिश आ जाएगी तो अपना फंक्शन, डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन था, वो प्रॉपर नहीं कर सकेगा। जब वो प्रॉपर नहीं करेगा तो बिलीरुबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आंखों की सफ़ेद में पिलाहट आना शुरू होगी, जल्द पीली होनी शुरू हो जाएगी, आपका यूरिन डार्क येलो होना शुरू हो जाएगा, भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी, खाने को दिल नहीं करेगा, वेट आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये होता है जब बाइल जिस्म बढ़ता है तो बाइल एसिड जब जिस्म में ज़्यादा तो जिस्म में खारिश होना शुरू हो जाती है इस मरीज को। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपके जिगन में गर्मी हो जाती है उसकी वजह से भी होता है। ये वही किस्म है? मिथ है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है। अगर ये गर्मी से होता तो फिर सर्दियों में क्यों हो रहा है लोगों को? फिर घर में एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चों को क्यों हो रहा है? क्या 10 मोहल्ले में एक को है तो 10 को क्यों हो गया? ये एक मिथ थी। नाउ अब ये है कि ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसी भी वजह से, आमतौर पर मैंने देखता है मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको स्ट्रिक्टली एक बात कहता हूँ, जिस बच्चे को जैसे इस फर्द को घर में जॉइंटिस हुआ है उसके खाने पीने के बर्तन इंटायरली अलग कर देंगे। अच्छा, वो अलग कर देंगे। आप उसकी जो हेपेटाइटिस ए है वो सलाइवा के जरिए भी फैलता है और वो आपके फीसेस यानी स्टूल के रास्ते भी फैलता है। यहाँ रहे सलाइवा, अगर घर में एक बंदे बच्चे को जरखान है, उसने पानी पिया और दूसरे बच्चे ने वही पानी जूठा ले लिया, उसने खाना खाया उसी चम्मच से दूसरे ने खाना, वो सलाइवा के क्या होगा, वो वायरस उसके बॉडी में चला जाएगा और उसको भी जॉइंटिस हो जाएगा। तो मतलब है ये गर्मी नहीं थी, ये एक वायरल इन्फेक्शन था, दैट इज अ हेपेटाइटिस ए। और सबसे खुशकिस्मती बात यह है कि हेपेटाइटिस ए को अगर थोड़ा सा एहतियात कर दी जाए, उसको खाना इत्यादि चिकनाइयाँ बंद कर दिए, विद इन 2 वीक्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है और ये क्रॉनिक नहीं होता। और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन रेमेडी है, वो रेमेडी करते हैं। पहले कॉलर ले लेते हैं। शाहिदा हैं लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह का। जी शाहिदा, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 18 साल, उसको जॉन्डिस हो चुका है, तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन वो इतनी वीक है, वो सारा सारा दिन सोई रहती है, बहुत वीक हो गया उसकी नींद, पता नहीं क्या, वो उठती है थोड़ा सा किचन तक जाए या एक रूम से दूसरे रूम तक जाए तो वो थक जाती है। तो इसके लिए मुझे कि वो क्या उसको मैं दूं जो कि उसकी विल पावर जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है, अभी हम हकीम साहब से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आपने हमें कॉल की है। 18 साल की है उनकी बेटी और 6 महीने हुए हैं उसको जॉइंटिस हुआ है, बट अभी तक कह रहे हैं कि वो रिकवर नहीं कर पा रही, उसके लिए क्या करें? एक्चुअली वो रिकवर नहीं कर पाने का मतलब ये है कि उनके लेथार्जिक रिकवर नहीं हो रही, जॉइंटिस रिकवर हो गया कि लेथार्जिक टायर्डनेस बहुत ज्यादा है। हुआ क्या, किसमें चूंकि भूख कम हो जाती है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो अपना खाना पीना ही कम कर देते हैं। ऐसे हम लोगों को हम ये कहते हैं आप फलों का जूसेस का, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, आपके अंदर विटामिन पूरे होने चाहिए, आप प्रोटीन प्रॉपर मिकदार में लेनी चाहिए, और आपका खाना नहीं हजम हो रहा तो हमारे पास एक बेहतरीन दवा मौजूद है तिब के अंदर, हम उसे कहते हैं हब्बे कबद नुशादरी। हब कबद नुशादरी, ये हमदर्द, अजमल, करची तीनों दवाखाने इसको बनाते हैं। 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात को अगर पानी के साथ खाई जाए तो इसकी एपेटाइज बेहतर हो जाती है, इसका लीवर बेहतर फंक्शन करना शुरू करते हैं, भूख अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और अच्छी डाइट लेंगे तो इनकी लेथार्जी क्लियर हो जाएगी, इनकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी है, ये मिथ है कि नहीं जी अब हमने आपको प्रोटीन नहीं, अंडा नहीं देना, हम आपने गोश्त नहीं देना, हम आपने दूध नहीं देना। भाई उस वक्त था जब जॉइंटिस था, तब ये फैट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। नो, जॉइंटिस क्लियर हो चुका, अब आपको रिच डाइट पे जाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स पूरी देनी पड़ेंगी, प्रोटीन देनी पड़ेंगी, फैट्स पूरी देनी पड़ेंगी, उसे विटामिन जूसेस के लिए देने पड़ेंगे, उसे प्लेंटी ऑफ वाटर देना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने पीले अरकान के हवाले से बात की है और काले अरकान के हवाले से भी उन्होंने बताया है कि आप वो इस्तेमाल करें और उसके बाद जब आपका रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आएंगे, आपके जितने भी लैब्स होंगी। तो प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए इसके ऊपर बात की। जनाब, जदीद टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दिया है, वहीं उसके मनफी असरात भी तेज़ी से ज़ाहिर हो रहे हैं।
माहिरीन के मुताबिक मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और दीगर स्मार्ट स्क्रीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में दूर की नज़र की कमज़ोरी यानी मायोपिया के बढ़ने का सबब बन रही है। अब एक तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल तक की उम्र के तकरीबन 40% बच्चे मायोपिया में मुब्तला हो चुके हैं और हर साल इस शरह में 14% इजाफा होने का भी खदशा है। जब बच्चे मुसलसल स्क्रीन के करीब रहते हैं तो उनकी आंखों के जो उजलात है उन पर दबाव बढ़ता है, जिससे दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। लिहाजा वालिदैन को ये चाहिए कि वो बच्चों के स्क्रीन टाइम को महदूद करें। डॉक्टर शर्मीन शाहिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, आई स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। डॉक्टर शर्मीन, मायोपिया के हवाले से हमने बात करनी है कि बच्चों में ख़ासतौर पर दूर की नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इसकी सिर्फ यही है स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम है या और भी फैक्टर्स हैं? मायोपिया इस टाइम वर्ल्ड वाइड हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है, इतना वो कॉमन हो चुका है, बल्कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से गैजेट्स और स्क्रीन टाइम और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी एक्सपेक्टेड है कि 20/50 तक 50% ऑफ द पॉपुलेशन मायोपिक हो जाएगी। तो ये हम सब ओवरऑल एक चैलेंज बना हुआ है आई स्पेशलिस्ट के लिए भी कि इसके साथ कैसे चीज़ें को मैनेज किया जाए। नो डाउट मायोपिया में स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पेरेंट्स में से मदर या फादर या दोनों को ग्लासेस लगी हुई हैं, बहन भाइयों में से किसी को ग्लासेस लगी हुई हैं, तो उसका चांस बढ़ जाता है। लेकिन आप देखें ना कि पेरेंट्स में भी तो तभी आ रही हैं। अगर ये जनरेशन जो है सारी इतनी मायोपिक हो जाएगी तो डेफिनेटली आने वाली भी हो गए हैं। तो स्क्रीन टाइम लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। अब जेनेटिक्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं उस पर हमें ज़रूर काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बट उसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर आपकी जेनेटिक्स में वो चीज़ है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो वो और भी ज़्यादा कह लें कि रिस्क आपका बढ़ जाता है मायोपिक होने में। जी, स्क्रीन टाइम को भी हम इसलिए ज़्यादा कह रहे हैं बिकॉज इसमें नियर वर्क थ्योरी आती है। क्योंकि जब आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप नियर पर फोकस कर रहे हैं, तो आपके आई मसल्स को इस तरह का मैसेज आता है कि नज़दीक पे आप फोकस करते हैं, उनको ज़्यादा अकोमोडेट करना पड़ता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट आई बॉल की लेंथ बढ़ जाती है। अगर हम मज़ीद सिंपल वर्ड्स में बात करें तो नेचर ने हमारी आइज़ को स्क्रीन देखने के लिए, नेर देखने के लिए इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया था। नेचर ने डिज़ाइन किया था कि आप फार देखें। अब हमने सारा अपनी वर्ड जो है वो नेर पे शिफ्ट कर लिया। ब्रेन को मैसेज आता है कि नेर का देखना ज़्यादा ज़रूरी है, आई हैव टू फोकस ऑन इट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आई बॉल की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है ईयरली बेसिस पे। अब आई बॉल की लेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपको मायोपिया हो जाएगा। आपको नज़दीक की चीज़ें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगी और दूर की चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी होता जाएगा? हाँ जी, इसमें ईयरली बेसिस पर प्रोग्रेशन है। अगर आप मायोपिया को ट्रीट कर भी लें, ग्लासेस एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद भी जो है ये ईयरली बेसिस पे प्रोग्रेस हो रहा होता है। 0.25 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर मायोपिया की प्रोग्रेशन होना तो बिल्कुल कॉमन बात है। तो अब एक पर्सन है, उसका नंबर अगर लेट सपोज स्टार्ट पे कह लें स्कूल एज में 0.5 तक था, तो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या वजह है इसकी कि बढ़ता है? मतलब हमें तो ये होता है कि अच्छा अगर आपने ग्लासेस लगवा ली, आप ट्रीटमेंट एक दफ़ा करवा लिया है या डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आपको ग्लासेस लगेंगी, तो उसके बाद शायद आपकी नज़र वहीं ठहर जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ऐसा नहीं है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लासेस उसको ट्रीटमेंट फैसिलिटेट कर रही है ना। सिर्फ आपको देखने में, हमने रूट कॉज पे तो काम नहीं किया। हमने उन फैक्टर्स को तो ज़िंदगी से नहीं निकाला। अगर हम उसका यही बात है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का अगर हम बढ़ रहा है, नियर वर्क थ्योरी बढ़ रही है, तो उससे प्रोग्रेशन तो आनी है। आप कंटिन्यूस फोकस करते रहेंगे, एलोंगेट करती रहेगी आए, तो उसमें प्रोग्रेस आना तो नॉर्मल बात है ना। ग्लासेस तो सिर्फ एक लेंस लग गया है जो आपको चीज़ें पहले ब्लर नज़र आ रही थी, तो उसने आपको हेल्प किया कि क्लियर नज़र आना शुरू की। लेकिन हमारे वो फैक्टर्स पे तो काम नहीं कर रहा ना। फैक्टर्स पे तो हमने खुद काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या सिर्फ ग्लासेस ही ट्रीटमेंट है या और भी इसका ट्रीटमेंट है मायोपिया का? अच्छा, इसमें जो पहली बात है ना कि बच्चों के हवाले से स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, इसकी तो हमारे पास अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने हमें
स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दे दी हैं, जिसके मुताबिक ये है कि एट बर्थ 18 मंथ ऑफ एज तक तकरीबन 2 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, उसको आपने स्क्रीन दिखानी ही नहीं है, ठीक है। 2 साल से लेके जो है 5 साल तक अगर बच्चा है, 2 साल से राउंड अबाउट के बच्चे को, उसमें भी आप सिर्फ उसको कह लें कि वीडियो कॉल्स या इतनी इंटरेक्शन करवाएं कि चलें वो थोड़ा सा वीडियो कॉल वगैरह पे एक्सपोज करा दें या कोई बहुत ज़्यादा हाई आप अंडर ऑब्जर्वेशन कंटेंट दिखा दें। 5 ईयर्स से बाद जो आके आप 1 घंटे का एक्सपोजर ले सकते हैं, उससे पहले तो स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि हम उन फैक्टर्स पे काम करें कि मायोपिया आए ही ना। सही है, ठीक है। उसके बाद उस आपका आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें एंगेज करना चाहिए, बल्कि बहुत सारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि वीकली आपके 14 आवर्स आउटडोर स्पेंड होने चाहिए, यानी कि डेली 2 आवर्स। 1 आवर्स मैं कहती हूँ कि स्कूल वालों को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और 1 आवर जो है ना वो घर में ले लेना। तो डेली 2 घंटे अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उससे भी मायोपिया आने का चांस बड़ा कम हो जाता है। स्पेशली आप स्पोर्ट्स में एंगेज हो, थोड़े बड़े बच्चे हैं, बैडमिंटन इज़ अ वेरी गुड आई एक्सरसाइज, उसमें आप यूजुअली आपकी आईज ट्रैक करी होती है, गेज जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रही होती है, तो बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे आपकी आई साइट इम्प्रूव होने का चांस होता है, मायोपिया भी बेहतर हो जाता है, या फिर कह लें कि आता ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें इनकरेज करना चाहिए। बाकी अगर मायोपिया आ गया है तो उसके लिए फिर आप अभी फ़िलहाल तो है जो ग्लासेस लगा सकते हैं। एक रीसेंट एडवांसमेंट और रिसर्च चल रही है आई ड्रॉप्स के ऊपर, आई ड्रॉप्स के ऊपर, हाँ जी, वो 0.01 की कंसंट्रेशन एट्रोपिन आई ड्रॉप्स है, जिससे कह लें कि अभी वर्ल्ड वाइड रिसर्चेज ही चल रही हैं कि मायोपिया की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। हाँ जी, उसमें हम ये कर सकते हैं कि लेट सपोज एक पर्सन था, उसका नंबर -5 डायोप्टर तक जाना था, आपने उसकी लो डोजेज ऑफ एट्रोपिन स्टार्ट करवा दी 0.01 कंसंट्रेशन के साथ, तो वो ये है कि 5 तक नहीं बढ़ेगा, 2 तक चला जाएगा या स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन एज सच कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं आज आपको कहूँ कि आप घर जाके ये वाली मेडिसिन देना शुरू कर दें, ये वाले ड्रॉप्स देना शुरू हो जाए तो आपका बच्चे को मायोपिया नहीं होगा या रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बीमारी ये रिवर्सिबल नहीं है? नहीं, मायोपिया ये रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रोग्रेशन की तरफ ही जाएगी, ये रिवर्स नहीं करेगी। हाँ जी, मतलब इसको आपको होने ही नहीं देना है, और अगर हो गया है तो फिर ये वापस नहीं जाएगा। हाँ जी, क्योंकि आई बॉल की लेंथ बढ़ गई ना, अनटिल अनलेस आप कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, लेजर्स की तरफ नहीं जा रहे, तो इसमें रिवर्सल का चांस बहुत कम है। मायोपिक पेशेंट के लिए तो हम ये भी कहते हैं कि अगर नंबर स्टेबल हो रहा है तो ये भी ब्लेसिंग है, इट्स गुड, ये भी ब्लेसिंग है कि आपका प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जा रहा। सही है। हाँ, तो ये किस एज में पता चलता है कि बच्चे को मायोपिया हो गया है? कौन सी एज से वालिदैन जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए ना आप अर्ली एज में स्क्रीनिंग करवाएं मायोपिया की, क्योंकि मायोपिया के साथ साथ आता है एक फैक्टर एम्ब्लियोपिया, ठीक है, लेजी आई वाले फैक्टर्स जो होते हैं, उसमें भी बच्चे की आई साइट वीक होती है, हमें पता बड़ा लेट चलता है। तो बेहतर ये है कि आप जब उसका स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं उससे पहले एक एग्जामिनेशन करवा लें। तो वो उसमें ये है कि वो मोस्टली होता है कि स्कूल से कंप्लेन आती है, तब तक पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा नंबर हो चुका होता है, तो आप उसको थोड़ा सा मज़ीद पहले करवा लें, क्योंकि ये आपकी स्क्रीनिंग से ही आपने इसको कह लें कि पकड़ना है। क्योंकि अगर उसके बाद ये होता है ना कि साथ जो मैंने एम्ब्लियोपिया का वर्ड यूज़ किया, एम्ब्लियोपिया का केस बड़ी मुश्किल से स्क्रीन आउट होता है, पकड़ा नहीं जाता। उसमें वो एक ऐसा केस है कि आपकी एक आई की वीएन अच्छी होती है और एक आई की वीएन कम होती है, तो पेशेंट जो है रूटीन की एक्टिविटीज़ अपनी नॉर्मल उसको एक आई हेल्प कर रही होती है, वो उससे करता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी दूसरी आई वीक है। अब वो क्या होता है कि हमारे ब्रेन को मैसेज चला जाना शुरू हो जाता है कि दिस आई इज़ नॉट वर्किंग, इसको सुप्रेस कर दो। ओके, ठीक है। अब वो आई हो जाती है लेजी, जैसे हमने एक चीज़ को अज्यूम कर लिया कि अब इसने काम ही नहीं करना, हाँ ठीक है, तो ब्रेन ने उसको अज्यूम कर लिया क्योंकि उसने कभी ब्राइट वीएन नॉर्मल सिग्नल्स देखे ही नहीं होते। अब वो ब्रेन के लेवल पे जब आपकी सुप्रेशन आ गई, उस टाइम पे ये आपका वीएन डेवलप हो रही थी, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, वो परमानेंट समझें आप एक लेजी आई में आए चली गई है, उसके रिसेप्टर्स कॉर्टिकल लेवल पे सुप्रेस हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक आपकी डेवलपिंग एज गुजर जाए ना, अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में उसको ट्रीट ना किया जाए तो हम उसको आगे ट्रीट नहीं कर सकते, वो आगे ट्रीट नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली ना, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लेजी आई की स्क्रीनिंग करवाएं और वो आपकी नॉर्मल आई साइट जब आप एग्जामिन करने जाएंगे तो वो हो जाती है। लेकिन ऐसा है कि लेटर ऑन एज में भी लोगों की लेजी आई हो जाए?
ये सिर्फ ये अर्ली एजेस में ही होती है, बच्चों में ये सबसे पहले पाई जाती है और उसके बाद अगर तभी इसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करा लिया जाए। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आपका इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, तो आप उसको हैंड टू ओक्लूजन मेथड हम कहते हैं, आप घर पे ही उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें कि आप उसकी एक आंख पे हाथ रखें ऐसे। अगर तो बच्चा आपका हाथ ऐसे पीछे कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपने उसकी वीएन को डिस्टर्ब किया है और वो उस फैक्टर को हटा रहा है। ठीक है, अगर लेट सपोज कि आपने इस तरह हाथ रखा है और इस आंख से वो नॉर्मल देख रहा है, तो वो रेजिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इस आई को तो वो यूज ही नहीं कर रहा। तो आप उसको ऑल्टरनेटिवली एक एक आंख बंद करके दिखाएं ताकि आपको पता चल सके कि उसको नज़र ठीक आ भी रहा है या नहीं। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्लूज पकड़ने की कोशिश करें कि बच्चा जो है वो लेजी आई का शिकार तो नहीं है। ठीक है, वही बैलेंस डाइट लें, अच्छी डाइट लें और ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी आई साइड भी अच्छी रहेगी। वो जल्दी जो है ना आपको ग्लासेस नहीं लगेंगी या आंखों की मजीद जो दूसरी बीमारियाँ होती हैं वो भी नहीं होंगी। तो मायोपिया के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर क्यों हो रहा है, इसकी कॉजेज़ क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। डॉक्टर शर्मीन शाहिद ने हमें ज्वाइन किया था, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मीन, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात किए। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाहौर के हवाले से, सुबह पंजाब के हवाले से बात कर लेते हैं और आज कुछ स्टोरीज़ हैं हमारी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के हवाले से, क्योंकि एक ड्राफ्ट है जिसको मंजूर कर लिया गया है। 10 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, तहलील करके 41 सुथरा पंजाब एजेंसीज़ बनाने का बिल मंजूर किया गया है। इसमें मज़ीद क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या क्या फ़ैसले लिए गए हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद चीनी के जो मसले हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि हल ही नहीं हो पा रहा है चीनी का मसला जो है। मार्केट में चीनी मनमाने रेट पर अभी भी फ़रोख्त हो रही है। शुगर मिल्स की जानिब से चीनी रेट में मुसलसल तेज़ी है। इंतज़ामिया ने परचून में चीनी निर्ख 177 रुपये किलो मुकर्रर किए हुए थे। एक्स शुगर मिल्स रेट 175 से 180 रुपये किलो दिया गया था। थोक रेट में चीनी निर्ख 180 से 185 रुपये किलो है और परचून मार्केट में जब आप चीनी ख़रीदने जाते हैं तो वो 190 से 200 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त हो रही है। और रवा बर्स जो है वो चीनी निर्ख तनाज़ा जो है वो तय ही नहीं हो पाया है। इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुई, मीटिंग्स इसके ऊपर रखी गई, पंजाब में भी हुई, वफाक में भी हुई, लेकिन उसका अल्टीमेटम कह लें कि कोई भी हमारे सामने नहीं आया है। इसका जो नताइज हैं, जो अगर पॉजिटिव नताइज हों, मुस्बत नताइज, वो सामने नहीं आए हैं। दैन हम कुछ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुबह पंजाब में सुथरा पंजाब अथॉरिटी का ड्राफ्ट मंजूर किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और किस तरह इनको आगे लेकर जाया जाएगा। तो इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं लाहौर न्यूज़ के, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सुबह पंजाब में सुथरा पंजाब अथॉरिटी का जो ड्राफ्ट है वो मंजूर कर लिया गया है, क्या वजह है इसकी? पहले तो हमें ये था कि एक अथॉरिटी बनी हुई है जो ये सारे मामलात करी, अब और 41 सुथरा पंजाब एजेंसीज़ बनाने जा रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए मुनीबा, 2012 में ना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी है और उसको देखते हुए फिर 3-4 कंपनीज और बनाई गई थी, जिसमें सरगोदा था, गुजरात था, पिंडी डिवीज़न था। तो उसके बाद इसके बाद ऊपर काम नहीं हो रहा था। अब आपको याद होगा 3 दिसंबर 2024 में सुथरा पंजाब का जो है वो इनॉग्रेशन किया गया लाहौर में, और सुथरा पंजाब जो है पूरे पंजाब में जो है सफाई का निज़ाम जो है उसको फ़ाल किया गया। और इस निज़ाम के फ़ाल होने के बाद जो है इसको बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ख़ुद मॉनिटरिंग करती रही और इसको मुतहरिक रखा गया ताकि जगह जगह पे सफाई हो सके। अब मेकनिज़म यूँ है कि पहले था ये कंपनीज़ में, कंपनी के जो फ़ैसले हैं वो अलग अलग कंपनीज़ ख़ुद कर रही थी, जैसे लाहौर की थी, इसी तरह गुजरावाला, इसी तरह गुजरात, इसी तरह फैसलाबाद, सियालकोट, ये कंपनीज़ के सीईओ से वो खुद फैसले करते थे और सेक्रेटरी बल्दियात जो है इसको देखते थे, वज़ीर बल्दियात देख रहे थे।
अब मामला चूँकि यूँ है कि पहले 2012 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, 2025 आ चुका है। अब 3 दिसंबर 2024 को सुसरा पंजाब की इनॉग्रेशन हुई और इसको मज़ीद फाल करने के लिए इसको अथॉरिटी बना दिया गया। जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, एक डीजी हैं और वो ही इसका फ़ैसला करते हैं। नीचे जो है तमाम लोग जो हैं इसको एक ही फ़ैसले को लेकर चलते हैं पूरे पंजाब में। इसी तरह जो सॉलिड वेस्ट जो कंपनीज़ हैं इनको तहलील कर दिया जाएगा। अब इसका एक ड्राफ्ट बिल बना जिसको कैबिनेट में पेश किया गया, एक किस्म की मशवरा दिया गया, समरी कह लें इसको, समरी पेश की गई जिसको मंजूर कर लिया गया। अब ये असम्बली में जाएगा, ठीक है, उसमें इसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी, आपस में वो जो है बातचीत होगी और उसके बाद इसको पास किया जाएगा। अब ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आपकी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका गैस का प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके जो खाद है वो तैयार होनी है कूड़े से, यानी कि सब्जियात से जो सब्जियां बच जाती हैं मंडियों में उनको लाया जाता है तो उससे खाद तैयार होगी। खाद जो है वो ज़मीनों के काम आती है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके कहाँ से आ रही हैं? सॉलिड वेस्ट से। सॉलिड वेस्ट एक ऐसा महकमा है कि ये सिर्फ सफाई वाले के सिस्टम में नहीं रहा, सफाई तो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ जी। ये तो होनी है, रोज़ाना होनी है, रोज़ाना ये तमाम सिस्टम चलना है। अब ये सफाई होने के बाद जो चीज़ उठानी है वो कहाँ पे जानी है? उसको क्या डंप करके ख़त्म कर देना है? क्या वो चीज़ें ला कर उसको आगे कुछ कहीं पे लेकर जाना है? अब ये तमाम चीज़ों को लाने का, ले जाने का, इसको अथॉरिटी बनाने का मकसद यही है कि जो सॉलिड वेस्ट होगा उसको इस्तेमाल कैसे करना है, किन किन लोगों की, यानी कि प्लानिंग विंग है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विंग है, इनका प्रोक्योरमेंट विंग है, तमाम विंग्स जो हैं उनको सारे जो है डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर बनाए जाएंगे। तो अब ये अगर इस तरह काम भी कर जाएं जिस तरह हम बात करें कि अवाम दोस्त इकदाम उठाए जाएं इसके थ्रू, तो फिर क्या ही बात होगी। देखिए अगर हो जाए तो इमनी भाई ये आपकी बात ठीक है। अब देखें ये इस हुकूमत को 2024 में आई, 2025 हो गया है, ठीक है। अगर ये टाइम पूरा कर दिया तो मेरा ख्याल है कि अथॉरिटी आपको सही नज़र आएगी। हाँ जी। तो खुदा ना खास्ता अगर ये फिर वही बात आ जाती है कि घर में भी अगर कोई बच्चा हो तो उसको कोई चलाने वाला हो तो वो सही राह पे चल रहा होता है, तो जो चला रहा होता है अगर वो बंदा गायब हो जाए तो बच्चे का आधा हाथ छूट जाता है। इसी तरह ये जो कंपनीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, ये जो सरकार के नीचे होती हैं, ये इनको भी चलाने के लिए डायरेक्शंस और हौसला चाहिए होता है। सारी बातें पैसे लग रहे होते हैं, फंड्स लग रहे होते हैं, उन फंड्स का बेदरगे इस्तेमाल भी करना होता है। खाली ये नहीं कि आपने ह्यूमन सोर्स पैदा करना है, उसको सैलरीज देनी है, तनख्वाही देनी है, पेंशन देनी है। ये इसके अलावा जो फैसले होते हैं वो ये फैसले हैं जिनको हम कहते हैं बैठ के ऑटो पे चल तो रहा है निज़ाम, यानी कि सुबह उठे सफाई हो रही है, मगर ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको आगे से किस तरह से लेकर जाना है, यूटिलाइज किया बुनियादी तौर पे नेचर के साथ किस तरह से खेलना है। आपने नेचर से एक चीज़ उठाई और आपने जाके डंप कर दी, अब वहाँ से डंप करके आपने उसको दबा देना है। आपने क्या उसको जियो मेम्ब्रेन के मुताबिक दबाना है या उसको बीमारियां पैदा करने के लिए खुला छोड़ देना है? अब ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने के लिए अथॉरिटी बनाने का जो है सोचा जा रहा है और इसका ड्राफ्ट मंजूर किया गया। चलें जी, अभी तो ड्राफ्ट मंजूर हुआ है, ये असेंबली में जाएगा, उधर से भी मंजूर हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। चीनी के हवाले से बात कर लेते हैं। ईयर एंड होने वाला है, चीनी का मसला नहीं हल हो रहा, क्या वजह है इसकी कि चीनी हमारी, सारा कुछ अपना ही, लेकिन चीनी का मसला बरकरार है। वो निर्ख जो तय किए थे उनके ऊपर फिरोख्त नहीं हो पा रही अभी भी। चले आप एक ऐलान कर दें 130 रुपये चीनी हो गई है। मैं ऐलान के करूं, हुकूमत ने ऐलान के इतने की हो नहीं रही, मेरे ऐलान करने से क्या ही हो जाएगा? क्या होगा? ये चीज़ ये उनको पता है कुछ नहीं होता। हाँ। इस वजह से शुक्र ये करें कि चीनी जो है वो 180 कह दिया गया एक्समिल रेट, 175 से 180, तो अब चीनी जो है वो 185 से 210, 205, 200 रुपये में मिल रही है। अब ये देखें, शुक्र ये करें कि 250 रुपये नहीं गई। अब ये अगले साल का उन्होंने मार्जिन रखा है। अच्छा, आप आज का दिन मेरी बात सुन लें, सही है, आगे रमज़ान आ रहा है और 4 माह बाद आप ये देखिएगा कि जब रमज़ान आ जाएगा फिर याद होगा आपको, ये इसी साल आप कहेंगी 2025 में रमज़ान में तो 130 रुपये थी, तो 156, 155 में गई, 145 पे आई, फिर 140 पे आई, फिर इसका एक फड्डा बढ़ गया जो फिर एक्समिल रेट, यानी कि ये तमाम जो है ना, तमाम चीजें आम आदमी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमें और हमें लेना कोई लेना देना बिल्कुल ऐसे ही है। उनको क्या हो लगे कि ये क्या अंदर से खाते चल रहे हैं, ये कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो अमीर हो रहे हैं, उनको तो वो मांगते हैं 130 रुपये चीनी। अब देखें ऐसी क्या बात हो गई, क्या गन्ने की काश सही नहीं हुई? ऐसी क्या बात हो गई कि चीनी जो है वो इतनी महंगी हो गई? यानी कि कहाँ पे 130 थी,
यानी कहाँ पे 115 थी तो 130 मिल रही थी, और कहाँ पे 115 थी तो 130 मिल रही थी। अब ये 200 सेंचुरी पूरी हो गई है। अब ये कोई बाबर आजम के चक्के तो है नहीं है कि आपकी ये चीनी के अब वो मारी जाएगा तो वो 100 हो जाएगा और 200 हो जाएगा और आज के दिन ही 200 होगा। वो ये चीनी है भाई, इससे पैसे हैं, ये पैसे मिल रहे हैं ना, इससे पैसे निकल रहे हैं, आम आदमी की जेब जो है खाली हो रही है। अब जिसकी जेब में जा रहे हैं वो तो नहीं चाहेगा ना कि कम हो जाए मेरी जेब वाले पैसे। माशरे में, हमारे मुल्क में चीनी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमर्शियल के लिए तो आप चीनी रख सकते हैं 200 रुपए किलो। अब डोमेस्टिक में चीनी क्यों भेज रहे हैं, ये समझ नहीं लग रही। आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता 200 रुपए। डोमेस्टिक में चीनी 30% खाई जा रही है, कमर्शियल वाले 70% यूज कर रहे हैं। आप उनको 200 की बजाय 250 दें। हाँ जी। वो बाद में हमने भी तो जो मिठाई लेनी होती है या जो भी आप बेकर्स में चीनी लेते हैं, हाँ। चीनी वाली चीज़ें लेते हैं तो वो महंगी तो बेचते हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं चलता कि वो एक क्रीम रोल जो है कहीं पे 200 रुपए का एक है, हाँ कहीं पे 75 का है, कहीं पे 90 का है, कहीं पे 120। अब वो चीनी क्या ज़्यादा कम डालते हैं, उनका मेथड क्या है किसी को आज तक नहीं पता चला, उनका बनाने का तरीका क्या है किसी को, मकसद तो चीनी का है। अगर आपने कमर्शियल बेचनी है तो कमर्शियल यार उनको आप चाहे हमारी तरफ से 500 रुपए किलो दें। हाँ। हमारी आपके साथ ये बहस नहीं है, हमारी बहस है कि आम आदमी को घर के लिए चीनी जो है वो सस्ती दें, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये देखें तो क्या होगा इनके ऊपर सब्सिडाइज करने की एक ना वो लगी हुई है, उन्होंने ना इंटीमेट कर दिया हुआ है आपके जो हैं कर्जा देने वाले लोग, IMF, हाँ, उन्होंने कहा आपने ना किसी को भी अब रिलीफ नहीं देना कि हमने हुकूमत ने 20 रुपए चीनी पर रिलीफ दे दिया, आटे पे दे दिया, क्योंकि हम आपको कर्जा नहीं देंगे। नहीं, वो कहते हैं आपने हमसे कर्जा लिया तो आप कैसे दे सकते हैं किसी को रिलीफ। अब मकसद तो वही आ गया, बात उनकी भी ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे आकर ये फंस जाते हैं। अब आप कम से कम 20 रुपए रिलीफ तो नहीं दे सकते। आप ये तो नहीं कह सकते हुकूमत की ये लाइनों में लगें, सबज कलर का थैला होगा, उसमें चीनी होगी, ऊपर ये तस्वीर होगी, ऊपर ये होगा। नहीं, वो कहते हैं आपने अगर देना है तो उसका रेट निकाल लें, जिस तरह मर्जी करें, आपने रिलीफ नहीं देना, आपने रिलीफ नहीं देना। अब हुकूमत ये मर्जी तो चला सकती है, कम से कम आम आदमी का थोड़ा सा बोझ अगर नहीं डालना चाहते तो आम आदमी का थोड़ा सा बोझ कमर्शियल पे डाल दें। आप उधर पैसे निकाल दें कि उनको भी पता चले कि यार हमने किस, अब उनको भी तो पकड़े ना कि ये मिठाई आपने 3000 रुपये केजी कैसे रख दी है, ये चीनी महंगी होगी। वो कहते थे चीनी महंगी होगी इसलिए मिठाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। चीनी के मामले के ऊपर बात कर लिया हमने, तो चीनी आपको महंगी ही मिलेगी, आपको उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आप ये देख लें कि आपने चीनी कितनी खानी है कितनी नहीं खानी। अगर हाथ होला रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा ही फ़ायदा है, सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमने बात करनी है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ है। क्या मामलात इजलास में जो है ना वो डिस्कस किए गए हैं और आगे क्या होने वाले, कब होंगे इंतखाबात बल्दियाती? देखिए अब तो ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें आ चुकी हैं, ये इजलास हो चुका है, तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मैं तो बताऊंगा महकमा बल्दियात के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन के ये इजलास के बाद तमाम चीज़ें सारी कैसे होल्ड अप होंगी और किस तरह से इलेक्शन करवाया जाए। सबसे पहले ये तो बता दिए कि जो दिसंबर का शोट पड़ा हुआ था कि दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहा है, वो नहीं है, वो अब ये जो आ गया एलामिया आ गया है। इसके बाद जो बल्दियाती इलेक्शन जो है बताया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब के टिकट्स भी चले हैं कि आपका ये जो इलेक्शन है वो अप्रैल मई में होगा। अप्रैल मई में यानी कि बड़ी ईद से पहले छोटी ईद के बाद, अच्छा ये इसके दरमियान में होगा अप्रैल मई में। अब जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि काउंसलर को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, चेयरमैन को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अब आपकी मेयर का पूरे लाहौर में कोई कंसेप्ट नहीं होगा। 10 मेयर तो होंगे, मगर वो अपने अपने तहसील की सतह पे होंगे। 20 डिप्टी मेयर तो होंगे मगर वो अपनी अपनी तहसील की सतह पे होंगे। लाहौर का फैसला डीसी लाहौर के पास होगा। अच्छा, लाहौर जो है वो डीसी के पास, वो पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे चलेगा। उन्होंने ये किस्सा ही खत्म कर दिया। सही है, उन्होंने कहा कि ये किस्सा रखना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। अब इस कानून में इस तरह की सारी चीजें हैं कि अगर आप डिटेल में इसको कभी आप रखें ना आधे पौने घंटे का सेशन, तो लोगों को इतना मजा आएगा बातें सुनने का कि तमाम चीजें उन्होंने ना खत्म कर दी हैं। सारा ऊपर जो 2 बटन नहीं होते उन्होंने पास रख लिए हैं, सारे नीचे वाले बटन ना इनको बांट दिए हैं। यानी कि आप उसके 2 बटन का ही तो सारा वो शशका होता है कि उससे पर्सनैलिटी गेन होती है, उसी से सारी चीज़ें आती हैं। तो तमाम चीज़ें उन्होंने पास रख ली हैं
और कोई चीज़ नहीं दी। मतलब सिर्फ नाम के होंगे, वजह यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स के इदारों की जो ये सियासी इलेक्शंस हैं, हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब ये आ जाते हैं तो उसमें करप्शन का एलिमेंट बढ़ जाता है। जब तक हम ये तमाम चीज़ें पास नहीं रखेंगे, अपने अकाउंट्स जो हैं मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये एक्चुअली वो दूसरी जगह से दूसरी तरफ देखा जाए तो वो इनको बचा ही रहे हैं सही अपनी जगह, मगर चूंकि लोग वोट देकर गली गली में हर जगह पे पंडाल सजता है, हर जगह पे ढोल धमका होता है, पास इख्तियारात ही नहीं होंगे तो फिर फायदा क्या है? फिर वो आएंगे, फिर लोग आएंगे, फिर मेरी गली किधर है? चले ये तमाम सिस्टम जो है ये इसी तरह बहरहाल जी एलामिया आ चुका है, 10 दिसंबर तक इन्होंने नक्शे जो हैं वो जमा करवाने हैं और तमाम चीजें ये तमाम चीजें जो हैं वो सेटलमेंट होगी, हर चीज दे दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को और वो इलेक्शन चलें जी। अभी फिलहाल ये जो है ना वो तय पाया है कि दिसंबर में जो इंतखाबात का कहा जा रहा था वो नहीं होंगे, वो अप्रैल मई में जाके जो है ना वो होंगे। तो ये सारे मामलात थे। पंजाब हुकूमत क्या फैसले कर रही है लाहौर पंजाब के हवाले से वो हमने बात की। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए। और जनाब मज़ीद सूबाई असम्बली के हवाले से बात कर लेते हैं। आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की जो करारदाद है उसका मामला है। ये करारदाद किसने पेश की, इसमें क्या चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, ये आर्टिकल 140A है क्या, इसके ऊपर अब हमने बात करनी है। और इसमें बात करने के लिए हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। हमज़ा आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमज़ा ये क्या है आर्टिकल 140A और इसमें तरमीम की करारदाद का मामला है, विफाक को अरसाल कर दी गई है, ये क्या मामला है इसका 140A का? अच्छा मुनीबा, बात इस तरह शुरू कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस का बहुत ताल्लुक़ होता है मुल्की चीज़ें बेहतर करने में, लेकिन मेरे लिए जो खुशी की बात है, ये करारदाद सबसे पहले जो पेश की गई है वो एक यंगस्टर हैं, अहमद इकबाल, जो कि एहसन इकबाल के बेटे हैं, और उनके साथ अली हैदर गिलानी हैं जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। उन्होंने करारदाद पेश की और ये करारदाद अहमियत इसलिए रखती है कि आर्टिकल 140A ये कहता है कि जो एक हुकूमत है वो अपने बल्दियाती इदारे जो है उनको इख्तियार दे और बल्दियाती इंतखाबात कराए, लेकिन उसके बाद जो मुकामी हुकूमतें हैं उनकी प्रोविजंस क्या होंगे, ये चीज़ जो है वो आर्टिकल 140A नहीं बताता। तो इन्होंने एक कह लें कि उसका मुद्दा ये रखा है कि क्योंकि आर्टिकल 140A आगे मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात नहीं बताता, ज़िम्मेदारियाँ नहीं बताता, टेन्योर नहीं बताता, और इलेक्शंस कितने दिनों में होने चाहिए ये नहीं बताता, इस वजह से जो सूबे हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आने वाली हुकूमतें जो हैं वो सबसे पहले मुकामी हुकूमतें तहलील करती हैं, फिर नया एक्ट लाने के लिए उसको जो है वो लटकाया जाता है। तो करारदाद का जो मतन है उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 140A जो है वो सिर्फ ये बताता है या ये कहता है कि जो हुकूमतें हैं या जो सूबे हैं वो अपनी मुकामी हुकूमतें बनाएं, लेकिन उसके बाद क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कि उसके इख्तियारात क्या होंगे, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी या इलेक्शंस कितने दिन में होने चाहिए, इस वजह से उसका इस्तेमाल जो है वो गलत होता है। तो इसमें मतन ये लिखा गया है कि ख़ास तौर पर जो आर्टिकल 140A है वहाँ पर जो आइन है 1973 का, उसमें एक चीज़ ऐड की जाए, वो है नया बाब मुकामी हुकूमतों के हिसाब से, मतलब कि मुकामी हुकूमतों को एक पूरी स्पेस दी जाए, एक नया चैप्टर जो है वहाँ पर बयान किया जाए, और उसके बाद उसमें बाकायदा वजाहत की जाए कि एक मुकामी हुकूमत जब भी तहलील होती है या फिर उसकी मुद्दत मुकम्मल होती है तो उसके इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होना लाजिम करार दिया जाए। उसके अलावा उसमें यह भी कहा गया है कि जो मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ हैं उनको आइन में महफूज किया जाए ताकि उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिल सके कि एक मुकामी हुकूमत क्या करेगी, उसके इख्तियारात क्या होंगे, उसके प्रोविजंस क्या होंगे, उसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, और उनमें जो है वो कौन मुदाखलत कर सकेगा या कौन मुदाखलत नहीं कर सकेगा। तो जब ये एक नया चैप्टर आइन में अगर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुकामी हुकूमतों को जो है वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अभी जो मसला है वो ये है कि आइन सिर्फ ये कहता है कि मुकामी हुकूमत बने लेकिन जब आइन ये कहेगा कि मुकामी हुकूमत जो है वो इस वजह से, इसलिए और इस काम के लिए बने, तो फिर उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। जो भी हुकूमत आएगी उसको सबसे पहले जो आइनी मसले होंगे उनसे निपटना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्शंस को जो है मुकामी हुकूमतों के उनको लेट किया जाए। तो जो इसमें एक शिक है वो बड़ी जो करारदाद है वो अच्छी है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में मुख्तस किए जाए कि 90 दिन में होने हैं। अब कोई भी हुकूमत फॉर एग्जांपल अगर आती है वो सबसे पहले एक मुकामी हुकूमत तहलील करती है, उसके बाद जो सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जी हम नया एक्ट लेकर आएंगे,
या जो भी मामला जात होते हैं, तो जब उसको आईनी जो उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है, तो उसको आप लिंगर ऑन इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपके जो अभी के बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको सालों गुजर चुके हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते। 2018 से हुए हैं ये तहलील हुई है। फिर आप देखें कि 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट एक्ट पास किया, अब 2025 में जो एक्ट है वो पास हुआ, अभी भी जो इलेक्शन हैं वो नियर कहीं नजर नहीं है अभी फिलहाल। तो जब आप आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा तो फिर उसमें ये होगा कि हुकूमतों के लिए मसला होगा, जो भी मेंबरान होंगे वो ऐवानों में आवाज़ उठाएंगे, फिर उसके अलावा जो कोर्ट्स हैं वो इसके बीच में आ जाएंगे, तो बड़ी जो है वो बेहतर चीज़ है। अब देखना ये है कि इसको वफाक हैंडल कैसे करती है, क्योंकि जो ये करारदाद है ये अरसाल कर दी गई है, और ये अरसाल होने के बाद ये सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को पहुँचेगी। उसके बाद जो अभी तक की मालूमात हैं ये मुतल्लका जो कमेटियाँ हैं उनके हवाले की जाएगी, उसके बाद इसकी पेशरफ्त देखी जाएगी। लेकिन अभी तक जो मेंबरान सूबाई असम्बली है उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो ये करारदाद जनरेट हुई है ये बेसिकली जनरेट हुई है लोकल गवर्नमेंट कॉकस से, और कॉकसेस को बहाल किया है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने आकर। और ये लोकल गवर्नमेंट का जो कॉकस है ये बेसिकली रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करवाते हैं, लोगों को जो है वो आगाह करते हैं, अपने MPs को भी आगाह करते हैं। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट कॉकस है ये पंजाब असम्बली का इस वक्त सबसे बड़ा कॉकस है। इसमें 35 जो है वो सिर्फ अपोजिशन के अरकान है। और ये जो करारदाद है ये उस कॉकस से जनरेट हुई है, तो इसमें कोई भी इबाम नहीं रह जाता कि इसको अपोजिशन सपोर्ट करती है, इसको नून लीगी अरकान सपोर्ट करते हैं या कोई मसला तो नहीं होगा। इसमें दोनों हैं और बड़ी तादाद में, उसके बाद ये ऐवान में लाई गई। अब यही बहस हर जगह चल रही है कि जनाब जो इख्तियारात हैं वो किसके हवाले करने हैं, वो मकामी हुकूमतों के हवाले करने हैं या फिर वो DC लाहौर के हवाले करने हैं। अभी हम यही डिस्कस भी कर रहे थे कि तमाम तर जितनी भी जो कह लें कि मेन हाइलाइट्स थी, मेन इख्तियारात थे, वो तो सारे DC के हवाले कर दिए जा रहे हैं या सोचा जा रहा है कि, तो इस चीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि नहीं किया गया? देखिए मुनीबा, सबसे पहली तो बात ये है कि जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस सर पे होंगे तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, किसको इख्तियारात कितने दिए जा रहे हैं, कब दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अमेंडमेंट्स जो तरामीम है वो आखिरी दिन तक आती रहती हैं, और जो DC को इख्तियारात देने वाली बात है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो ज़िलाई कमेटियाँ हैं उनका जो चेयरमैन है वो पहले DC को बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो चेयरमैन ही ज़िलाई डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के जो है वो चेयरमैन होंगे, और DC जो है वो एज ए मेंबर उसमें होंगे। अब देखना ये है कि इसमें जो मसले हैं बिल में कि जो चेयरमैन के इलेक्शंस हैं उनको ख़त्म किया गया है, उसके अलावा जो UCs हैं उनको एक वार्ड में जो है वो तब्दील किया गया, तो इस पर अपोजिशन को भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आज इसी को लेकर जो है वो हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट बिल जो है वो चैलेंज भी किया जा रहा है। तो अभी तो ये क्या सराइयाँ हैं कि ये फरवरी में होंगे, अप्रैल में होंगे, मार्च में होंगे। मुझे तो अगले साल के आखिर तक भी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो नज़र नहीं आते। उसकी वजह ये है कि जब तक ये लोग अपने काम पूरे करेंगे तब तक हाई कोर्ट जो है वो मामला लेकर बैठ चुका होगा, और उसके अलावा जिनको फिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने मामला लेकर ऐवान में आ चुके होंगे। तो ये अभी बड़ी लंबी जंग है। एक नया जो बिल है उसको पास करके ये नहीं होता कि अगले दिन ही सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जो मुसवदा कानून होते हैं उनमें जब चीज़ें डाली जाती हैं तो उनका फिर इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा मसला आता है, तो फिर उसके बाद उसको उसके हिसाब से तरमीम की जाती हैं। तो अगर आप बात करें कि अभी बल्दियाती इंतखाबात और इख्तियारात किसको देने, तो ये एक तज्जिया है, एक बात है कि मेरी नज़र में इसको है या मेरे। अब मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि गैर जमाती और जमाती इलेक्शंस में बड़ी बात हो रही है, लेकिन अगर आप बल्दियाती एक्ट 2025 को पढ़ें तो जहाँ पर ये जमाती और गैर जमाती का मसला है, हुकूमत ने वो कहीं क्लियर ही नहीं किया कि इलेक्शन जमाती होंगे या फिर गैर जमाती होंगे। तो ये सारी जो है वो क्या सराइयाँ, मैं कह दूँ जमाती हैं, कोई और कह दे गैर जमाती है। तो अगर तो हुकूमत ने उसको क्लियर किया होता कि जी इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन पॉलिटिकल ऑन पार्टी बेसिस, तो मैं कह देता कि वो जमाती है। लेकिन वो वहाँ पर ना तो ये शिक मौजूद है कि पार्टी के होंगे, ना तो ये शिक मौजूद है कि गैर जमाती होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी एक
एक तज्जिया चल रहा है, बातें चल रही हैं, ये सब तब क्लियर होगा जब हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, हदूद बंदियाँ हो जाएंगी। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले जो हैं वो निकल कर सामने आ जाएंगे कि इसी एक्ट पर इलेक्शन होना है या फिर उसको चेंज करना है। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर निकल के सामने आए। तो ये आर्टिकल 140A के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्यों इसके बारे में इतनी डिस्कशन की जा रही है और इसके आगे क्या होने जा रहा है इसके थ्रू। तो हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे, इस पर हमें बता रहे थे। थैंक यू सो मच हमज़ा कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दौरे हाजिर में पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी है और लोग इस कदर दौलत के नशे में खो चुके हैं कि रिश्तों को खुलूस और मोहब्बत के बजाय पैसों में तोला जाने लगा है। जहां कभी दिलों का ताल्लुक अहम समझा जाता था, वहां अब माली हैसियत और ज़ाहरी शान व शौकत को तरजीह दी जाती है। अब सोशल मीडिया के दौर ने इस रुझान को मज़ीद बढ़ा दिया, जहां लोग अपनी खुशियों और रिश्तों को नुमाइश का ज़रिया बना बैठे हैं। मुआशी दबाव और मुस्तकबिल के खौफ ने लोगों को इस सोच पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि रिश्ता तभी कामयाब हो सकता है जब माली बुनियाद आपकी मजबूत हो। और वालिदैन भी अक्सर दौलत को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत समझकर उसी को तरजीह देते हैं और अपनी औलाद का रिश्ता सिर्फ पैसे को देखकर ही किया जाता है। मगर हकीकत यह है कि दौलत आसाइश तो दे सकती है मगर दिल का सुकून नहीं देती है। रिश्ते जो हैं वो मोहब्बत, एतमाद और क़ुर्बत के मोहताज होते हैं, दौलत के नहीं होते हैं। तो लिहाजा रिश्तों की अहमियत को दोबारा कैसे समझा जा सकता है और ये जो पैसा है, शान व शौकत है, ये दौलत है, ये किस तरह हमारे रिश्तों के खुलूस और मोहब्बत को खाती जा रही है, इस पर बात करते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर अली, आज के दौर में मोहब्बत, खुलूस की जगह अब दौलत और स्टेटस ने ले ली है। क्या लगता है आपको कि रिश्तों को पैसों में क्यों तोला जाता है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आजकल का कुछ दौर ही ऐसा है। हर दौर में होता था लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल बिल्कुल हर चीज़ को दौलत के तराजू में ही तोला जा रहा है। और आप देखें कि करीबी रिश्ते जो हैं, जिसके पास दौलत नहीं है उसके कोई करीबी रिश्ते नहीं हैं, और जिसके पास दौलत है वो दूर दूर से उसके रिश्तेदार निकल आते हैं। आजकल इस तरह के मामलात बहरहाल चल रहे हैं। एक लालच कह लें, एक पैसे के पीछे भागना, लोगों ने शायद ये समझ लिया है कि जैसे कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। देखिए, इसमें हमें अपनी माशरे की थोड़ी सी तरबियत करनी चाहिए। उसमें यह है कि जब हम ये कहते हैं ना कि जी पैसा ही सब कुछ है, तो कहते हैं कि हाँ जी बात तो सही है, पैसा नहीं होगा तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, पैसे नहीं होंगे तो हम इस दुनिया में क्या करेंगे। लेकिन जब हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि जी पैसा सब कुछ नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं मानते ना, वो कहते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये माशरे की एक तरबियत ये करनी है कि देखें कि पैसे जो हैं बहरहाल वो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हद तक ज़रूरी तो हैं। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, सेहत चाहिए, रिश्ते चाहिए। यही चीज़ें हैं ना जो इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी इंसान गुजार सकता है। जब हम ये सिखाते हैं अपने लोगों को कि जी पैसा कुछ नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि बाहर तो रिश्ते भी सारे पैसों के हैं, तो वो बिल्कुल एक कह लें कि अपने दिमाग में एक मुतज़लज़ल हो जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही करना क्या। अब जहाँ तक तो पैसे की बात है, किस हद तक पैसे के पीछे इंसान को भागना चाहिए और कहाँ तक ये ठीक है। देखें, अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपको पैसे कमाने में कोई बुरी बात नहीं, आपको कमाने चाहिए, उससे आपको फ़ायदा है। फिर जिस तरीके से आप पैसे कमाएंगे, जाहिर बात है इस माशरे को भी फ़ायदा होगा। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि सिर्फ पैसे और कोई चीज़ नहीं, इससे आज के इंसान को नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि पैसे एक हद तक कमाना कोई गलत बात नहीं। देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ये लोगों की एक तरबियत साजी करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं। देखें, हर शख्स इस दुनिया में
अपने मुफाद में काम करता है, बिल्कुल ऐसे। और करना भी चाहिए। ये सिर्फ एक मुनाफकत ही होती है कि जी मैं तो अपने मुफाद में हूं नहीं जी, मुझे आपका ये ख्याल है, इससे क्या होता है माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। ये हमने क्लियर हो गया जी कि हर शख्स इस दुनिया में अपने मुफाद में ही काम करता है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन गलत कहां पे होता है? जब आपके जो मुफाद हैं वो माशरे के मुफाद के साथ नहीं मिलते। जब आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे फायदा हो जाए, माशरे को बेशक इसका नुकसान हो जाए, वहां पे ये एक चीज गलत होती है। फिर क्या होता है? फिर ये जो आप गलत माशरे में हम चीज करते हैं वो हमारे ऊपर फिर इफेक्ट होती है, चाहे हम समझे या ना समझे। अब आप देखें ना, ये जो हमने अपने मुल्क की फिजा का क्या हाल किया है, स्मोक है ना, अब स्मोक जो है वो गरीबों का भी उतना नुकसान कर रही है, अमीरों का भी उतना कर रही है। जिन्होंने स्मोक की वजह बने उनका भी नुकसान कर रही है, जो नहीं बने उनका भी नुकसान कर रही है। तो ये चीज हमने सोचनी है कि जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हम सिर्फ अपने मुफाद या पैसा कमा लो एंड ऑल दैट, उससे क्या होता है, उससे फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है और अल्टीमेटली हमें भी इसका नुकसान होता है। अब इसमें दूसरा भी एक एंगल है। देखें, जहां तक बात है रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदार जो होते हैं, अब जैसे भी आपने स्टार्ट में बात की कि किस तरह से रिश्ता और पैसों का ताल्लुक है। देखिए, रिश्तों का तो मतलब ये होता है ना कि सेल्फलेसनेस, एक दूसरे का ख्याल करना, ये तो बाहर वाले लोगों का काम होता है ना। लेकिन असल में ये देखा गया है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, स्ट्रेंजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जो फर्क है ना वो रिश्तेदारों को पड़ता है। हालांकि ये जिद है रिश्ते की। रिश्ता तो ये होता है ना कि आप एहसास करें, अगर कोई आपका रिश्तेदार कमजोर है, गिर गया, तो उसको मदद करें, उसको उठाएं। लेकिन मसला आजकल यहाँ पे ये ना मुनीबा कि जब जिंदगी नचाती है तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं, दूसरों को तो कोई इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी हवाले से। अब इसमें ये होता है, और फिर ऐसा होता है, ये भी हमने एक देखा होगा कि जब कोई इंसान तरक्की कर रहा है, उसके पास पैसा है, उसके रिश्तेदार भी बन जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान थोड़ा सा गिरा, अच्छा रिश्ता सबसे पहले कौन छोड़ते हैं? सबसे पहले उसको रिश्तेदार छोड़ते हैं। हालांकि ये देखें ना, ये एक कैसी एक चीज है। अब उसमें फिर ये दूसरी बात ये हो गई है कि जब हमने लोगों ने ये देख लिया कि जी पैसे से ही सब कुछ इस माशरे में होता है, ये हमारे माइंडसेट क्यों ऐसा बन गया है? पहले भी तो पैसे होते थे, पहले भी रिश्तेदार, पहले भी मोहब्बत होती थी, खुलूस होते थे रिश्ते। मतलब पहले लोगों को हमने सुना हुआ है कि कहते थे हमें खुशी मिलती थी, हम रिश्तेदारों से मिलते थे, खुलूस के साथ मोहब्बत होती थी, इकट्ठे बैठते थे सब लोग। किसी के पास पैसे होते थे वो भी उसी तरह बैठता था, उसी तरह ट्रीट उसको किया जाता था। जिसके पास नहीं थे उसको भी उसी तरह ट्रीटमेंट मिलता था। तो बराबरी का सबको मौका दिया जाता था और बराबरी का ट्रीटमेंट होता था। अब कहते हैं कि जी हमारी खुशियां जो है वो पैसे से जुड़ी हुई हैं। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ज़्यादा आपको खुशियां जो है ना वो मिलेंगी, या खुशी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये हमारा माइंडसेट बन गया, ये माइंडसेट बन गया। इसमें ना अब दौर ही ऐसा आ गया ना, वो कहते हैं ना वफा उन दिनों का लफ्ज़ है फराज जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे। आजकल का दौर ही एक हद तक बनावटी दौर आ गया है। उसमें क्या हो गया कि पहले लोग फिर इतने बीमार नहीं ना होते थे। लेकिन वैसे ये खुशी का ताल्लुक है पैसे से? जी बिल्कुल, एक हद तक तो है ना कि अच्छा। इतने तो होने चाहिए ना कि आप खाना खा सकें, आ जा सकें। अब हाँ। ये तो देखें ना, हमने जब ये चीज का कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक पैसे से बिल्कुल ही नहीं है, तो देखें वो एक हद तक जब हमारी जरूरियात जिंदगी की नहीं पूरी होंगी तो फिर कोई इंसान कैसे खुश रहेगा? इसीलिए तो मैं ये कहता हूं कि हमने अपने माशरे की, खासतौर पे नौजवानों की एक तरबियत साजी करनी है कि पैसे जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं, ये कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन पैसों की बेस पे किसी को कमतर समझना ये गलत है। पैसा कमाने की लालच में लोगों का नुकसान करना ये गलत है। माशरे के इक्तदार को छोड़ना, वैल्यूज को छोड़ना ये गलत है। आजकल आप देखिए ना, आजकल हो क्या रहा है, इतनी बनावट इस माशरे में आ चुकी है, तो फिर लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, आज दवाइयां अच्छी भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बनावट इतनी आ गई है। मैं आपको एक बनावट की मिसाल देता हूं। ये मार्केट में एक नई बनावट आई है। आमतौर पे अक्सर हमने देखा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो साथ साथ बात कर रहे होते हैं और साथ साथ तस्बीह फेर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो तस्बीह फेरना तो पढ़ना तो अच्छी बात है, मैं खुद पढ़ता हूं, सारे लोगों को पढ़नी चाहिए, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक टाइम पे एक शख्स बात भी कर रहा है और साथ साथ वो तस्बीह भी फेर रहा है? ये तो नामुमकिन है ना जी। मैं तो ये समझता हूं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने ऐसे देखे हैं कि वो बिल्कुल जो है करते हैं। जैसे उनके घर कोई मेहमान आए या उनके सामने आए, वो तस्बीह उनकी तेज हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, बात भी साथ कर रहे होते हैं। चले, ये तो बात समझ में आती है कि जी आप बात कर रही हैं, मैं चुप हूं, साथ
बात चले मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये कैसे है कि बात भी कर रहा हूँ साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं। अब ये देखिए ना, ये तो क्लियर कट चीज है। तो ना देखिए, ये एक माशरे को हमने एक इस तरफ लगा दिया है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ये समझा कुछ भी करो, सच बोलो, झूठ बोलो, जो भी करो जी, बस जी पैसा कमाओ। आप देखें ना कि कुछ साल पहले तक, कुछ दहाइयों पहले तक आप लोगों के, मीडिया वालों के जो कैमरे होते थे ये हराम हुआ करते थे, अब हलाल हो गए। जब फायदा शुरू हुआ तो ये हलाल हो गए। तो अब देखिए ना, ये लाउड स्पीकर्स को भी हराम कहा जाता था। सारी चीजें, जितनी भी कोई नई चीज इन्वेंट होती है तो हम उसको हराम ही कह देते हैं। लेकिन उसमें ये है ना कि जब फिर हमें फायदा होता है फिर हम कहते हैं ये हलाल है। फिर हम कहते हैं जी कि ये बस मुझे लाउड स्पीकर के सामने होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे कैमरे के सामने होना चाहिए, यूट्यूब में बनाऊंगा सारा चीज। देखिए ना, ये इस तरह से हमने माशरे को इस तरफ ले गए हैं कि जहां पे हमने ये सिखा दिया है कि वैल्यूज और जो माशरे के इक्तदार हैं ये तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली इंसानों को हो रहा है, हम समझते नहीं है। इसमें देखिए एक साइकिल है ना। अब देखिए पैसा क्या होता है, पैसा एक टाइम का नाम है। आज ये जो लोग हमें सुन रहे हैं ये इस चीज को रिलेट करें कि आज से 50 साल पहले के जो बड़े बड़े पैसे वाले या नामवर लोग थे, आज वो कहां पे, आज के कुछ और हैं। अब 50 साल बाद ये जो हम नाम सुन रहे हैं इन्होंने भी नहीं रहना। तो ये एक समा है, ये जिंदगी का एक साइकिल है, ये चेंज होता रहता है। असल में चीज वही रह जाती है कि हमने इस माशरे में क्या कंट्रीब्यूट किया, हमने इस माशरे को किस हद तक आगे लेके गए हैं। असल में इंसान के पास ना सिर्फ यही चीजें रह जाती हैं। तो इसलिए ये रिश्ते जो है ना ये बड़े खूबसूरत होते हैं, इनको संभाल के रखें, पैसा कमाएं, लेकिन इन रिश्तों को जो है ना कुर्बान ना करें उसके आगे। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।